अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं सबसे पहली खबर शामिल करूंगा और बहुत बड़ी खबर है। वो ये है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मेहमान आने वाला है। वो आप गेस कर रहे होंगे ये कौन सा मेहमान है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी कुव्वतें ऐसी हैं जो कि अनकरीब आपको पाकिस्तान में नजर आएंगी, लेकिन ये जिस शख्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, इनका आना बहुत ही सिग्निफिकेंट है, स्पेशली इस मामले में। जिस दिन ये पाकिस्तान के अंदर आएंगे, सबसे पहले एक घंटा खड़केगा और वो होगा भारत का, और उसके बाद दूसरा होगा इसराइल का। तो ये आपको बताते हैं कि मेहमान कौन से हैं और किसने बताया है कि ये पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं नवंबर में। जी, उससे पहले मैं एक मदद करना चाह रहा हूँ कि जो पिछला हमारा वीलॉग था उसके अंदर 7 एक गलती होगी। और वो गलती ये हुई कि मैंने इजहार किया था कि एक इजलास हो रहा था, बल्कि एक जलसा हो रहा था जिसमें इमरान खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे। तो शहरयार अफरीदी साहब ने उनके कान में कहा था कि इसमें इस्लामी टच शामिल करें, या इस्लामी टच इसके अंदर डालें। तो मैंने शहरयार अफरीदी साहब कह दिया था, जबकि वो कासिम सूरी साहब थे। शहरयार अफरीदी साहब का इसमें कोई कसूर नहीं था। तो ये गलती हमसे हुई, जिसका हम आपके सामने एतराफ़ भी कर रहे हैं और माजत भी कर रहे हैं। तो अब जो सबसे बड़ी खबर है वो नवंबर की है। नवंबर के महीने में पाकिस्तान के अंदर एक मेहमान आ रहा है, और उस मेहमान का नाम है प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान, यानी वली अहद सऊदी अरेबिया के। वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, और ये खबर अभी कच्ची पकी है, लेकिन आने वाले हफ्ते में ये खबर मुकम्मल तौर पे कंफर्म हो जाएगी। मेरे अपने ज़राए ये कहते हैं कि नवंबर के आखिर तक वो डेफिनेटली पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। और ये जो दौरा है बड़े अरसे से ड्यू था। अगर आपको याद हो, जब ये मियां शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बनी थी इलेक्शन से पहले, उस वक्त भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वली अहद आ रहे हैं, और एक बड़ी साइनिंग था, वो यहाँ पे सेरेमनी होगी, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान नए समझौते होंगे, और उन समझौतों के बाद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा सऊदी अरेबिया। लेकिन उसके बाद फिर ये खबर चली, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो दौरा गायब होता चला गया। फिर प्रिंस यहाँ पे तशरीफ नहीं लाए, जिसका ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों ने इजहार भी किया कि देखें जी, सऊदी अरेबिया राजी नहीं हुआ, नाराज़ हो गया, वो पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं है, पाकिस्तान को कुछ नहीं मिल रहा वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो सऊदी वली अहद है वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, और यहाँ पे आके वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट सऊदी अरेबिया की शो करेंगे। तो ये जो बायलैटरल एक म्यूचुअल एक एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का, उसका आपको इफेक्ट जो है नवंबर के महीने में नजर आना शुरू हो जाएगा। तो बड़ी खबर है, और ये खबर जो है बस एक हफ्ते के अंदर अंदर मैच्योर हो जाएगी, जब प्राइम मिनिस्टर साहब वापस तशरीफ लाएंगे। तो ठीक है, ठीक है, चलें आप चलते हैं जी दूसरी स्टोरी पे। दूसरी स्टोरी जी बहुत ही तकलीफदेह, इसराइल के और फ़लस्तीन के हवाले से ये स्टोरी मैं शामिल करूंगा जी। फ़लस्तीन के हवाले से जी क्या कहें, हमारे पास तो अल्फाज ही खत्म हो चुके हैं। जो सानेहात वहाँ पे हो रहे हैं, जो जुल्म वहाँ पे हो रहा है, उसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। यकीन माने, ये जिन्हें हम गोरे कहते हैं ना, ये यूरोपियंस, इन ये भी परेशान होकर बाज़ औक़ात हाथ खड़े कर देते हैं कि इतना जुल्म हम सपोर्ट नहीं कर सकते। फ्रांस और बहुत से मुल्क तो अलग भी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमेरिका और इसराइल की प्रेशर की वजह से खुल के सामने नहीं आ सकते। लेकिन दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो मुस्लिम ममालिक नहीं है, लेकिन उनका ज़मीर शायद हमसे ज्यादा जागता है। आज एक बहुत बड़ा बयान आया, और बयान आया गजा के हवाले से और फलस्तीन के हवाले से। किसी कहते हैं ना, और यूरोपियन मुल्क में इतना दिल गुर्दा नहीं था, या उनमें इतनी गैरत ही मैं कहूंगा कि नहीं थी, कि इतनी मासूम जानों के जाने के बाद बोल सकते। लेकिन हमारा दोस्त, हमारा भाई यहाँ पे फिर बोला। किसने कहा, क्या कहा, ये डिटेल से बताएंगे जावेद चौधरी। अभी चाइना के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से बयान आया, वांग ज़ी की तरफ से, और उन्होंने कहा जी इसराइल जो गजा के ऊपर करना चाहता है, जो गजा के ऊपर कब्जा करना चाहता है, उसके बड़े खौफनाक नतीजे निकलेंगे। खित्ते के अंदर ऐसी खौफनाक किस्म की सूरत पैदा होगी जिसे कंट्रोल करना ना इसराइल के बस की बात होगी, ना आलमी ताकतें उसको कंट्रोल कर सकेंगे। साथ उन्होंने ये भी कहा कि आलमी ज़मीर जो है वो गजा की सूरत उसको झंझोड़ रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि आलमी ज़मीर के अंदर जान नहीं है, वो इसके बारे में सोच ही नहीं रहा। जो वहाँ पे कत्ल गारत करी हुई है, जिस तरह गजा को लूटा जा रहा है, जिस तरह उसको बर्बाद किया जा रहा है, जिस तरह अब इसराइल उसके ऊपर काबज हो रहा है। तो ये चाइना की तरफ से बड़ा क्लियर बयान है। ये ज़हन में रखिए कि चाइनीज़ से ज़्यादा बोलते नहीं हैं, वो बड़े कंपोज लोग हैं, वो खामोश रहते हैं, और जब वो बोलते हैं तो फिर इसका मतलब ये होता है कि अब वो कुछ करने लगे हैं, बड़े नपे तले से और बड़े तरीके से, और ठीक क्लियर वो बात करते हैं। तो ये बड़ी क्लैरिटी से गजा के मामले में, इसराइल के मामले में चाइना का मौक़िफ़ सामने आया, जो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में इसका बड़ा इफेक्ट होगा। और उसकी वजह यह है कि आपको ये यकीनन ये मालूम होगा कि कल भी अक़वाम मुत्तहिदा में आज़ाद फ़लस्तीन के लिए एक करारदाद पेश हुई थी, लेकिन उसे अमेरिका ने वीटो कर दिया था। तो जब अमेरिकन और यूरोपियन वीटो कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये सूरत प्रोलांग करे, और इतनी प्रोलांग करे कि गजा के अंदर कोई जिंदा या सलामत शख्स ना बचे, कोई बिल्डिंग ना सलामत रहे, तो जब वो प्रोलांग करना चाहते हैं, तो अब दूसरे मुल्क जिनका ज़मीर जिंदा है और वह सूरत को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो उसमें चाइना अब लीड ले रहा है। चाइना के पास भी वीटो पावर है, और इसके साथ साथ इसका एक और दोस्त है जिसके साथ नए रिलेशन पैदा हुए हैं, और वो रशिया है। अब अगर रशिया शामिल हो जाता है, चाइना शामिल हो जाता है, दो मुल्क और मुस्लिम वर्ल्ड उनके साथ खड़ी हो जाती है, तो फिर आप खुद अंदाजा लगाओ कि इसराइल के लिए फिर हिलना जुलना, या इसराइल के लिए कब्जा करना, या इसराइल के लिए गजा के ऊपर मजीद हमले करना इतने आसान नहीं होगा। और शायद यही वजह है कि आप देख लो कि इसराइल दिन रात एक करके गजा के ऊपर हमले कर रहा है, बल्कि बहुत लोग शहीद हो रहे हैं, और इतने ज़्यादा शहीद हो रहे हैं कि आपको माजी के अंदर कोई इस टाइप की तारीख नहीं मिलती। तो ये बड़ा खौफनाक और अफसोसनाक किस्म का वाक़या है। तो आलमी ज़मीर जो है उसको सामने आना पड़ेगा, आलमी
फोर्सेस को सामने आना पड़ेगा। और जब तक 2-4 बड़ी फोर्सेस सामने नहीं आती उस वक्त तक ये मामला कंट्रोल नहीं होगा। एक तजवीज़ और भी थी, और वो तजवीज़ जो है कुछ मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से, मुस्लिम मुल्कों की तरफ से थी, और बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ थी। और तजवीज़ ये थी कि जो मुसलमान मुल्क हैं इन सबको अपनी नेवी को एक्टिव करना चाहिए, और इनके जो नेवल जहाज़ हैं वो सब अमदादी सामान लेके, और ये डिक्लेयर करके कि गजा के लोगों के लिए हम अमदादी सामान लेके जा रहे हैं, हमारा मकसद लड़ना नहीं है। और वो जहाज़ जिसके अंदर चाइनीज़ भी शामिल हों, फिर रशियन जहाज़ भी शामिल हों, और साथ मुस्लिम वर्ल्ड के जहाज़ भी शामिल हों, लेकिन नेवी के हों, ताकि सामने से अगर कोई फायरिंग हो तो ये उसका जवाब दे सके, ये अपना दिफा कर सके। क्योंकि जो दूसरे जहाज़ जाते हैं उनके ऊपर वो ड्रोन हमले कर देते हैं, मिसाइल हमले कर देते हैं, रॉकेट लॉन्चर्स उनके ऊपर गिराते हैं और फिर गोलियां मारते हैं। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि नेवी के जहाज़ होने चाहिए जो फुली इक्विप्ड हों, उसके अंदर मिसाइल्स लगे हों, तोपें लगी हों, ताकि कोई उनके साथ शरारत करने की गलती ना करे। और वो अगर अमदादी सामान लेके गजा जाते हैं और वहाँ पे लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनको खुराक देते हैं, उनकी मेडिसिन का बंदोबस्त करते हैं, उनका इलाज करते हैं, और जो जख्मी हैं उनको वहाँ से निकाल के लेके आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा जेस्चर होगा। मुझे लगता है कि इस तरफ दुनिया जाएगी और अनकरीब आपको ये होता हुआ नजर आएगा। और अगर ये हो गया तो फिर इसराइल जो है उसके मुंह पे बड़ा थप्पड़ होगा, और अमेरिका भी कुछ कर नहीं सकेगा, यूरोपियन भी कुछ नहीं कर सकेंगे। कैसे नेवी के जहाज़ों को रोकेंगे, और वो भी आधी दुनिया के जहाज़ हो। बिल्कुल ठीक है, और ये बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दिया है वांग ज़ी ने, जो इनके वज़ीर ख़ारिजा हैं। वो कहते हैं कि गजा और मगरबी किनारे सिर्फ फ़लस्तीन के हैं। फ़लस्तीन के हैं। तो अपना मौक़िफ़ चाइना ने दे दिया दुनिया को। इसमें कोई शक नहीं। और ये दोनों जगहों पे कब्जा करना चाहता है। मगरबी किनारा का पूरा वो बहुत बड़ा पोर्शन है। अगर आप देखो रिवर जॉर्डन, इसके बारे में हमने बड़ी तफसील के साथ कोई व्लॉग में करूंगा कि रिवर जॉर्डन है क्या। ये बेसिकली होली वाटर जो क्रिश्चियंस का है वो रिवर जॉर्डन का होता है। तो मैं रिवर जॉर्डन पे गया भी हूँ, इस साइड पे उर्दन की साइड पे, जॉर्डन की साइड पे यहाँ बैठते हैं, और वहाँ पे बिल्कुल तंग हो जाता है। यानी इतना करीब है कि उस साइड पे इसराइल का झंडा लगा हुआ है, इस साइड पे जॉर्डन का झंडा लगा हुआ है, उस साइड पे इसराइली बैठे होते हैं पानी के अंदर टांगे लटका के, इस साइड पे मुसलमान बैठे होते हैं, और आमने सामने एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, इतना करीब होता है। नजर भी आते हैं, आवाजें भी एक दूसरे को देते हैं वो, और दरमियान में ना बबल से लगे होते हैं, जैसे होते हैं ना गुब्बारे से, वो लगाए हुए हैं बिल्कुल दरमियान में, जो दरिया के दरमियान सरहद है। तो उसकी उस साइड पे जो है वो बेसिकली यहूदास या जूदास थे, जिनका ट्राइब है ना बनी इसराइल का, जिनको जूदास कहते हैं, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी जूदास में से, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी उनमें से थे, फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी उनमें से थे। तो वो मगरबी किनारे के ऊपर आबाद थे जूदास, तो इसलिए वो क्लेम करते हैं कि जी हमारा है और हर सूरत हम इसको लेकर रहेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलें अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी हमारी जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से। पाकिस्तान को पकड़ना जी इतना आसान नहीं है। बहुत से दुश्मन हैं, हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। भारत दुश्मन है, इजराइल दुश्मन है, कुछ ऐसे हैं कि जिनके नाम नहीं लिए जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते, तो हर वक्त हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे पड़े जाते हैं। 1980 की दहाई से मामला चल रहा है और अभी तक पाकिस्तान उन्हें बहुत ज्यादा खटक रहा है। लेकिन पाकिस्तान को पता है अपने आप को सिक्योर करना किस तरह से है। IAEA एक इदारा है, जो आलमी इदारा है, जो न्यूक्लियर की तवानाई और इसके जितनी भी इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उन्हें वो देखता है। तो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है उनके साथ, लेकिन आउटकम बड़ा जबरदस्त किस्म का आया है। स्टोरी में जानिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। असल में वियना के अंदर, जो ऑस्ट्रिया के अंदर है, ये जो आलमी तवानाई की एक तंजीम है जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखती है, IAEA, और यही पाबंदी लगाती है मुल्कों के ऊपर। और ये एक कोकम लिस्ट बनती है जो 5-6 साल बाद अमूमन एक मीटिंग होती है, जिसमें दुनिया के 4, 5, 6 और बाजू का 10 बड़े मुल्क इकट्ठे होते हैं, और वहाँ पे कोकम लिस्ट क्रिएट की जाती है। और कोकम लिस्ट के अंदर क्या होता है कि कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किस किस मुल्क को नहीं देनी। तो ये एक बड़े फैसले होते हैं। तो ये IAEA हमेशा उसकी पूरी एक तैयारी करके कोकम लिस्ट के लिए भेजता है इन 4-5 मुल्कों के पास, जिनके पास जोहरी तवानाई के इक्विपमेंट्स हैं, या बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस टाइप की चीज़ें बना रही हैं। वहाँ पे फिर एक पूरी फहरिस्त बनती है कि जी इस फहरिस्त के मुताबिक ये वाली चीज़ें जो इन मुल्कों से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है। और उसके लिए बाकायदा एक सिस्टम बनाया जाता है कि अगर कोई चीज़ निकलेगी तो वो फिर आलमी अलार्म बच जाता है कि ये चीज़ गई है और फलां मुल्क में गई है। इसका मतलब है कि फलां मुल्क जो है वो जोहरी तवानाई पे कुछ काम कर रहा है, वहाँ पे एटमी प्रोग्राम चल रहा है। क्योंकि मखसूस चीज़ें हैं ना जी, अगर फर्ज करो यूरेनियम चाहिए, उसके लिए प्लूटोनियम चाहिए, तो जब किसी जगह से खरीदी जाएगी या किसी जगह से निकलेगी या उसका स्टॉक कम होगा, तो डेफिनेटली पता चल जाएगा कि ये किसी मुल्क ने वहाँ से खींच लिए। और जिस साइड पे गई है, अब इतने ज़्यादा मैकेनिज्म है कि फौरन पता चल जाएगा कि इराक में चली गई है, पाकिस्तान में चली गई है, या वो ईरान के पास ही। देखो ना, ईरान का जो मिलीग्राम्स के अंदर भी उनके पास यूरेनियम है, वो भी पूरी दुनिया को पता थी। ठीक है। तो वो फौरन लोकेट हो जाती है। और ये सारे काम जो है ना IAEA करती है, उसके पास एक्सपर्ट्स हैं जो जाके जितनी न्यूक्लियर पावर्स हैं उनकी फैसिलिटीज़ को चेक करती रहती है, उनका जो कंट्रोलिंग सिस्टम है उसको भी चेक करते रहते हैं कि सेफ है या नहीं है। तो ये बड़ी एजेंसी है और इसका दफ्तर वियना के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर है। और ये दफातर इसलिए बनाए गए थे UN के कि वहाँ रशिया हमला ना कर सके उसके ऊपर, क्योंकि फिर पूरी दुनिया के साथ उसको लड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो इसकी एक मीटिंग थी, 79th मीटिंग है और ये मीटिंग जो है ना वियना के अंदर हुई, जिसमें पाकिस्तान के जो DG थे, जो न्यूक्लियर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो DG, उनका नाम है डॉक्टर राजा अली रजा अनवर। तो इनको बुलाया गया था, ये वहाँ पे गए और उसके बाद इनकी DG IAEA के साथ मुलाकात हुई, पूरी कॉन्फ्रेंस हुई। और उस कॉन्फ्रेंस में जो IAEA उसने डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है बड़ा सेफ है, और बड़ा सेफ है, साउंड है और प्रॉपर सही तरीके से चल रहा है।